हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपको याद करवाने वाले हैं समास के बारे में। डिटेल वाइज हम आपको बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समास अच्छे से आ जाए, ठीक है। और 90 to 95 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन है तो लगभग आप समास के सही कर दें, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं समास कहते किसे हैं और आगे पूरा समास के बारे में डिटेल जानते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, आप दोनों को दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस में लेके आऊं तो आपको पता चलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। तो सबसे पहले आती है उसकी परिभाषा। समास कहते किसे हैं, ठीक है। दो या अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है, ठीक है। दो या अधिक शब्दों अथवा पदों के संयोग को समास कहा जाता है। तो आप बोलेंगे सर संधि भी तो ऐसा ही होती है। नहीं, आगे आप पढ़िए समास के बारे में क्या दिया है। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। समास का अर्थ जो होता है संक्षिप्त होता है, छोटा करके होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है, ठीक है। समासिक शब्द या पद को अर्थ के अनुसार विभाजित करना विग्रह कहलाता है, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा कि विग्रह से कैसे आप पहचान सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है, ठीक है। और एकदम अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो समास होते हैं सामान्यतः चार प्रकार के। समास बहुत प्रकार के होते हैं। अव्ययी है, तत्पुरुष में कई भेद होते हैं, कर्मधारय है, द्विगु है, बहुत सारे समास होते हैं, बट सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो एग्जाम में तो आपके परिभाषा तो आएगा नहीं, आपके एग्जाम में आता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि अव्ययी भाव कौन सा है, ठीक है। तो जब आप विग्रह करेंगे, देखिए मैं बताता हूं, जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें आप करेंगे तो आएगा के अनुसार या लेकर, या आपका आएगा हर हर मतलब प्रति प्रति लिखा रहेगा, ठीक है। या आपका आएगा के अनुसार, या आपका आएगा बिना, या आपका आएगा बिन। तो ऐसे अगर आता है तो अव्ययी भाव होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अनुरूप। अनुरूप अव्ययी भाव समास है। तो कैसे आप जानेंगे? रूप के अनुसार। अगर आप अनुरूप को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो आएगा रूप के अनुसार। जैसा कि मैंने बताया था, अनुसार अगर आता है, देखिए अनुरूप की जगह पे अनुकूल आ सकता है, तो अनुसार अगर आता है तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। फिर देखिए आजन्म, मतलब बताया था मैंने, लेकर आ सकता है, तो लेकर, जन्म से लेकर, ठीक है। अगला आपका है प्रतिपल। जैसे मैंने आपको बताया था हर करके आ सकता है, हर पल। प्रतिपल का अगर आप तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होगा हर पल, ठीक है। प्रतिदिन आ सकता है, प्रति माह आ सकता है। तो प्रति लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव का है, ठीक है। अगला आपका है भर पेट। तो उसका अगर आप विग्रह करेंगे तो आपका पेट भर आएगा, ठीक है। यथा संभव, यथा स्थान, यथा समय, यथा शक्ति भी आ सकता है, कुछ भी आपका आ सकता है। तो अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो आपका आएगा यथा संभव, मतलब कि आपका होगा संभव के अनुसार, या यथा समय, या आपका आएगा यथा स्थान, तो स्थान के अनुसार। तो ऐसे आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अनुसार आता है, तो या आपका प्रति आता है, तो आप या बिना आता है। तो ये सब आपके बता सकते हैं कि अव्ययी भाव समास है। बिना मतलब कैसे? मतलब निर्भय आ जाएगा, तो बिना भय के, ठीक है। निर्विकार आ जाएगा, तो निर्विकार मतलब बिना विकार के। निर्गुण आ जाएगा, निर्गुण मतलब कि बिना गुण के। तो ऐसे आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि आपको विग्रह पे ध्यान देना है, ठीक है। देखिए आपको जो परिभाषा दिया है उसको तो आपको पढ़ना है, बट अगर आप एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे जो दिया है विग्रह जो है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है, ठीक है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? समास में आए हुए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास
कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जो भी पद दिए हैं उससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो किसी और को इंडिकेशन देते हैं। मतलब एक चीज में मैं बोलूं अपने शब्दों में, तो इसमें क्या होता है, उपनाम होता है, निक नेम का यूज होता है इसमें। ठीक है, निक नेम का मेरा मतलब है कि जैसे एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुब्रीहि समास किसको कहेंगे आप? ठीक है, चतुरानन, चतुरानन मतलब कि चार आनन है जिसके, मतलब कि ब्रह्मा, चार सिर जिसके हैं, उसको ये इंडिकेशन दे रहा है। मतलब उनको, उनका ये उपनाम है, निक नेम है। ठीक है, जैसे आपका हो सकता है इसमें दशानन हो सकता है, मतलब कि 10 आनन, यानी कि सिर 10 किसके हैं? रावण के। ठीक है, तो ये 10 आनन बोल रहा है, बट वो इंडिकेशन किसको दे रहा है? रावण को। ठीक है, लंबोदर हो सकता है, लंबा है उदर जिसका, गणेश। ठीक है, वैसे ही आपका नीलांबर हो सकता है, नीला है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण। नीलकंठ हो सकता है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शंकर, शिव। ठीक है, तो ऐसे आप बहुब्रीहि को समझ सकते हैं। बहुब्रीहि को देखिए एग्जाम्पल से अगर आप समझेंगे, कोई भी समास हो तो आप आसानी से याद कर लेंगे। अगर आप उसका वो परिभाषा रट के जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बहुब्रीहि और आपको अव्ययी समास समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या दिया है? द्वंद्व समास में दिया है कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ अलग तरीके से। द्वंद्व समास में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने में वो जोड़े टाइप के लगेंगे। द्वंद्व समास में अगर आप देखेंगे तो आपको जोड़े टाइप में लगेंगे। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, दिन रात हो जाएगा, आग पानी हो सकता है, सुख दुख हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, पाप पुण्य हो सकता है, रोजी रोटी हो सकता है। तो आपको देखने में लगेगा कि जोड़ा है, तो आप कैसे इसको दिमाग में आप रखेंगे? द्वंद्व मतलब आप समझ लीजिए दो जोड़े टाइप में रहेंगे, तो उसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि अगर आप परिभाषा बस सिर्फ आपको देखना है, एग्जाम्पल्स और उसके विग्रह पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे तो आपको बताना रहता है। ठीक है, तो चलिए द्वंद्व समास आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जोड़ा टाइप का रहता है, आपको देखने में जोड़े टाइप का लगेगा। दिन रात रहेगा, सुख दुख रहेगा, आग पानी रहेगा, पाप पुण्य रहेगा, धन दौलत रहेगा, रोजी रोटी रहेगा, तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास को आप कैसे पहचानेंगे? तो इस समास में आपको संख्या का बोध होगा। इस समास में आपको संख्या का बोध होगा, आपको समझ में आएगा कि कुछ संख्या की बात कर रहा है। जैसे जैसे त्रिभुवन हो जाएगा, नवग्रह हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा, 6 माही हो जाएगा, त्रिकाल हो जाएगा, पंचमेवा हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, चतुर्वेद हो जाएगा। तो ऐसे आप, जिसे आपको अंक संख्याओं का बोध होगा तो आप समझ जाइएगा वहां द्विगु है। ठीक है, तो द्विगु और बहुब्रीहि में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ आपको गलती भी समझ में आएगी, बट मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, पहले तत्पुरुष समास ले लेते हैं, फिर उसके बाद कंफ्यूजन की मैं बात करूंगा कि कहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को समझते हैं। आशा करते हैं कि आपको द्विगु समास समझ में आ गया होगा। तो चलिए तत्पुरुष समास लेते हैं। तत्पुरुष समास में समझने में मैं थोड़ा विग्रह के बारे में बात करूंगा। अगर सिंपल तत्पुरुष समास रहेगा, ठीक है, तो वाला आपको समझ में आएगा, वाला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका तत्पुरुष समास का परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, पीछे वाला पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी में आगे वाला पद था, अनुरूप था, प्रतिपल था, तो आगे वाला जो था वो पद प्रधान था, तो इसमें पीछे वाला पद यानी कि अंतिम पद प्रधान रहेगा। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विश्लेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पहले आप मैं एक तरीका बताता हूं। विग्रह में आपको क्या देखना है, अगर तत्पुरुष समास रहता है, ठीक है, तो अगर आपका सिंपल सा तत्पुरुष समास रहता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं? तो देखिए इसमें, देखिए मैं बताता हूं आपको तरीका। जैसे आपके एग्जाम में आता है यश प्राप्त, ठीक है, तो अगर आप इसका विग्रह करेंगे, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यश प्राप्ति करने वाला, तो वाला शब्द अगर विग्रह करने पे आपको आता है तो समझ जाइए कि वहां पे तत्पुरुष समास होगा ही। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है विजय प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त है तो विजय प्राप्त भी आ सकता है। तो विजय करने वाला मतलब जो जीता है वो आया है, मतलब विजय करने वाला, तो वाला आया तो समझ जाइए कि आपका आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है गृहागत, गृहागत मतलब क्या होगा, मतलब आपका गृह आने वाला, घर आने वाले को, तो वाला आ जाएगा तो आपको तत्पुरुष समास लगाना है। ठीक है,
जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है कठफोड़वा, ठीक है, तो कठफोड़वा मतलब आपका विग्रह क्या हो जाएगा, काठ को फोड़ने वाला, काठ मतलब लकड़ी को फोड़ने वाला। तो कठफोड़वा को आप देखे होंगे लकड़ी में छेद करता रहता है, ठीक है। तो वाला आ गया मतलब कि आपका तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। शत्रुघ्न मतलब शत्रु को मारने वाला, ठीक है। मनोहर मन को हरने वाला। मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से विग्रह के अनुसार आप पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास कौन सा है। तत्पुरुष समास के कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, इनके थोड़े अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको भी मैं आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन के बारे में देख लेते हैं कि गलती हमारी कहाँ होती है। तो चलिए देखते हैं। आपकी गलती होती है बहुव्रीहि और द्विगु में, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा कि चतुरानन, तो कई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो अंक का या संख्या का बोध हो रहा है, चतुरानन मतलब 4 की बात हो रही है। बट मैंने जैसे आपको बताया तो किसको इंडिकेशन दे रहा है ये, देखिए आपका अगर आपका आता है 6 माही, तो 6 माही में किसी को इंडिकेशन नहीं है, मतलब कि बहुव्रीहि वहां पे नहीं होगा, ठीक है। और चतुरानन आ जाता है मतलब ये ब्रह्मा जी को इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि इनडायरेक्टली कि ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे आपका द्विगु नहीं होगा, बहुव्रीहि होगा। वैसे ही दशानन मतलब कि ये रावण की बात कर रहा है, ना कि ये 10 सिर की बात कर रहा है, बट आपका द्विगु यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट बता रहा है दशानन यानी कि रावण को, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं और कंफ्यूज मत होइए। 2 से 3 बार आप अगर वीडियो को देखेंगे, हो सके तो आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो पे अगर 2000 लोग लाइक कर देते हैं तो मैं आगे आपके लिए अलंकार और रस के भी वीडियो डिटेल वाइज मैं लेके आऊंगा, ठीक है। जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं उसको अधिक से अधिक आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर देते रहिए, और डिटेल वाइज भी वीडियोज मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।